स्वागत है आपका आपदा की एक और क्लास में, जहाँ पर हम लोग एक भौगोलिक परिघटना की चर्चा करेंगे और उसके बाद उसको आपदा के रूप में देखने की कोशिश करेंगे कि कोई भी भौगोलिक परिघटना आपदा कब होती है, क्यों होती है, और फिर उसके मैनेजमेंट की बात जैसे कि हम लोग अभी करते आ रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वह है साइक्लोन, चक्रवात। चक्रवात का नाम आपने निश्चित रूप से सुना होगा। तो इसी चक्रवात के साथ ये चक्रवात की एक तस्वीर है जिसको आपने यदा कदा सर्वदा देखा ही होगा। हमेशा जब तब चक्रवात आने की जो संभावना या घटनाएं होती रहती हैं तो अखबारों में, मीडिया में, टीवी में, मोबाइल में, वीडियोस में जो तस्वीरें आमतौर पे ज़्यादा वायरल होती हैं उसमें से ये कुछ पेड़ पौधों की तस्वीरें हैं जिनमें इनकी दिशा बदली हुई नज़र आती है। ये चक्रवात क्यों उत्पन्न होते हैं और चक्रवात कैसे बनते हैं, कहाँ पर बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं, ये सारी बातें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात यह है कि अभी हाल फिलहाल में चक्रवात इतनी बड़ी परिघटना, इतनी बड़ी फिनोमिना क्यों बनते जा रहे हैं डिजास्टर के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो डिजास्टर के पर्सपेक्टिव से चक्रवात को देखने का नज़रिया थोड़ा सा अलग होता है और भूगोल के पर्सपेक्टिव से चक्रवात को देखने का नज़रिया थोड़ा सा अलग होता है। हम हालांकि ये मान के चलते हैं कि आपने भूगोल में एक बार चक्रवात के बनावट के बारे में जाना होगा, चक्रवात की उत्पत्ति के बारे में जाना होगा, चक्रवात के विकास के बारे में जाना होगा, चक्रवात के प्रकारों के बारे में आपने चर्चा की होगी, पढ़ाई की होगी, सब कुछ आप पहले से ही भली भांति परिचित होंगे। लेकिन फिर भी अब वह क्लास कहाँ पे है, कब की थी आपने, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है। इसलिए मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा संक्षेप में आपको बताते हुए चलें और संक्षेप में बताते हुए चलें, फिर इसके बाद इसके प्रभाव, कारण, मैनेजमेंट के ऊपर हम लोग चर्चा कर सकें। चक्रवात, साइक्लोन। चक्रवात क्या है, इसके प्रकार, इनका वितरण। चक्रवात दो तरह के सामान्य रूप से माने जाते हैं। एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात और दूसरे हैं शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों को टेम्परेट साइक्लोन कहा जाता है। अब चूंकि हम लोगों की जो क्लास है वह ज्योग्राफी की क्लास तो है नहीं, यह क्लास है डिजास्टर मैनेजमेंट की। डिजास्टर मैनेजमेंट की यह क्लास है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से हमें उन्हीं सब फिनोमिनास को पढ़ने हैं, उन्हीं सब घटनाओं को पढ़ना है, उन्हीं सब इंसिडेंट्स को पढ़ना होता है जो डिजास्टर्स होते हैं, जिनसे आपदाएं आती हैं, जिनसे संकट का स्तर बहुत बड़ा उत्पन्न हो सकता है। तो ऐसे में अगर हम दोनों चक्रवातों की तुलना करें तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात ज़्यादा प्रभावशाली या ज़्यादा हैजार्डस होता है, अपने नेचर में ज़्यादा नुकसानदायक होता है अगर हम इसकी तुलना करें शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों से। तो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों की तुलना में चूंकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात ज़्यादा प्रभावशाली होता है, इसकी प्रभावशीलता का स्तर ज़्यादा होता है, इसका क्षेत्र ज़्यादा होता है, इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, इसमें जान माल की जो हानि होती है, क्षति होती है, उसका लेवल भी ज़्यादा होता है। इसलिए आपदा के रूप में हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो हम लोग बात करेंगे उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में बातचीत हमारी नहीं होगी। दो कारणों से नहीं होगी। एक तो यह आपदा की कैटेगरी में भारत के पर्सपेक्टिव से है नहीं और भारत में इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं है। अगर शीतकालीन वर्षा को छोड़ दिया जाए तो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात का ज़्यादा प्रभाव भारत में देखा नहीं जाता है। तो हम लोग बात करते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात की।
लेकिन इन दोनों के बीच में थोड़ा सा मैं आपको अंतर यहाँ पे बता देता हूँ। यह मान लीजिए पृथ्वी है और यह पृथ्वी का इक्वेटर है 0 डिग्री। तो 0 डिग्री और यहाँ पर मान लीजिए कि 30 डिग्री है उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी। यहाँ पे 60 डिग्री नॉर्थ और इस जगह पे 60 डिग्री साउथ। ये है साउथ पोल आपका 90 डिग्री और ये है नॉर्थ पोल आपका 90 डिग्री। इस तरीके से पृथ्वी के कुछ ये मेजर अक्षांश दिखाए गए हैं और मेजर अक्षांश रेखाओं की चर्चा यहाँ पर हुई है। से विषुवत रेखा से लेकर लगभग 5 डिग्री दक्षिण और विषुवत रेखा से लेकर लगभग 5 डिग्री उत्तर, 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण, इनके बीच में सामान्यतः 5 डिग्री उत्तरी से लेकर 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में सामान्य रूप से कोई चक्रवात नहीं होते हैं। तो जब चक्रवात कोई नहीं होते हैं तो हम लोग इसको क्रॉस कर सकते हैं, ये हमारे लिए काम की चीज है नहीं। इस एरिया में 5 डिग्री उत्तर से लेकर 5 डिग्री दक्षिण के बीच में कोई चक्रवात की उत्पत्ति होती नहीं। चक्रवात कहाँ बनते हैं? तो चक्रवात बनते हैं 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से उत्तर की ओर और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से दक्षिण की ओर। अब जो 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से उत्तर की ओर चक्रवात बनते हैं और जो चक्रवात 30 डिग्री अक्षांशों के आसपास तक बनते हैं, इन चक्रवातों को कहा जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन इनको कहा जाता है उष्णकटिबंधीय, ट्रॉपिकल। तो यहां से लेकर इस क्षेत्र में बनने वाले चक्रवात को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका निर्माण उष्ण या उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता है। सामान्य रूप से वैसे तो पृथ्वी को जो बांटा जाता है तापीय कटिबंधों में, तो एक है 0 डिग्री, एक है 23.5 डिग्री कर्क रेखा और एक है 23.5 डिग्री दक्षिणी मकर रेखा। इनके बीच के स्थान को हम लोग नाम देते हैं उष्णकटिबंध, इसके ऊपर को नाम देते हैं शीतोष्णकटिबंध और इसके ऊपर को नाम देते हैं शीतकटिबंध। लेकिन अगर थोड़ा सा और अंदरूनी बाइफर्केशन पे जाते हैं और थोड़ा सा माइन्यूट लेवल पे ऑब्जर्वेशन करके देखा जाता है तो उष्णकटिबंध, उपोष्णकटिबंध, शीतोष्णकटिबंध, शीतकटिबंध। शीतोष्णकटिबंध को भी 2 कटिबंधों में बांटा जाता है, गर्म समशीतोष्ण कटिबंध और शीत समशीतोष्ण कटिबंध। खैर उतने बाइफर्केशन पे भी हम लोग अपनी इस क्लास में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे हो गया ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन के ऊपर जो 30 डिग्री से लेकर और 60 डिग्री के बीच में जो चक्रवात आते हैं उन्हें कहा जाता है टेम्परेट साइक्लोन, उन्हें कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का प्रभाव 30 डिग्री से उत्तर की ओर या 30 डिग्री अक्षांश से नीचे की ओर सामान्य रूप से रहता है। जब कभी सूर्य का विस्थापन उत्तर या दक्षिण की ओर होगा तो सूर्य क्या है? सोलर पावर है, वह एनर्जी है, वह एनर्जी है जिससे पृथ्वी पर सारी क्रियाविधि प्रभावित होती है। तो जब सूर्य उत्तर की तरफ जाता है तो इन चक्रवातों का क्षेत्र भी थोड़ा सा उत्तर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और जब सूर्य का विस्थापन दक्षिण की ओर होता है तो सारी क्रियाविधि का क्षेत्र भी दक्षिण की ओर विस्थापित हो जाता है। टेम्परेट साइक्लोन में आपने सुना होगा वाताग्र से बनते हैं चक्रवात, वाताग्रीय चक्रवात कहा जाता है, मध्य अक्षांशीय चक्रवात कहा जाता है। ये सर्दियों में ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। इंग्लैंड में, ब्रिटेन में या उस मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में स्थित देशों में इनसे खूब सारी बारिश होती है। और भारत में सर्दी में जो जम्मू कश्मीर में या पश्चिमी या उत्तर पश्चिमी के राज्यों में, पंजाब हरियाणा में जब बारिश होती है तो वह बारिश उन्हीं चक्रवातों के प्रभाव के चलते होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डायरेक्ट वो चक्रवात आते हैं, नहीं आते, उन चक्रवातों के प्रभाव के चलते होते हैं। यहाँ तक आपको आइडिया होगा। तो हम लोग जिस चक्रवात की बात करने जा रहे हैं वह चक्रवात है हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जिनका विकास 5 डिग्री उत्तर से लेकर 30 डिग्री उत्तर तक और 5 डिग्री दक्षिण से लेकर लगभग 30 डिग्री दक्षिण तक होता है।
भारत के नक्शे को देखें, भारत के मैप को अगर देखा जाए, तो भारत का अगर मानचित्र हम लोग देखें तो क्या दिखाई देता है हम लोगों को कि भारत की शुरुआत होती है दरअसल 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर लगभग 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश। एग्जैक्टली नहीं है, कुछ मिनट है इसमें। मैं आपको ये जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उस बात पर आप ध्यान दें। यहाँ पर अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार की शुरुआत होती है लगभग 6 डिग्री 4 मिनट के आसपास से। तो 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है भारत, यानी कि भारत का कोई भी हिस्सा 0 डिग्री से 5 डिग्री अक्षांश के बीच में है नहीं। तो भारत का यह दक्षिणी हिस्सा, दक्षिणतम हिस्सा चक्रवातों से प्रभावित होना शुरू हो जाता है। और इसका प्रभाव कहाँ तक जाएगा? तो जहाँ तक समुद्र है, जहाँ तक महासागर का प्रभाव होगा, वहाँ तक ये चक्रवात यात्रा कर सकते हैं। और महासागरों का प्रभाव कहाँ तक है? तो आप पाएंगे कि यहाँ पर वेस्ट बंगाल से लेकर गुजरात तक महासागर का प्रभाव दिखाई देता है। तो ये वेस्ट बंगाल है, यह उड़ीसा है, यह आंध्र प्रदेश है, यह तमिलनाडु है, यह केरल है, ये कर्नाटक है, ये गोवा है, महाराष्ट्र है, गुजरात है। तो इतने सारे जो राज्य हैं, ये सभी राज्य प्रभावित रहते हैं। जो मेन लैंड पर हैं, जो मुख्य भूमि पर राज्य हैं, ये सभी राज्य प्रभावित रहते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से। हाँ, इतना ज़रूर है कि कुछ राज्य ज़्यादा प्रभावित रहते हैं और कुछ राज्य कम प्रभावित रहते हैं। कुछ राज्यों में चक्रवातों की इंटेंसिटी बहुत अधिक दिखाई देती है, वहाँ पर हताहत होने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा दिखाई देती है, और कुछ राज्यों में ऐसी स्थितियाँ कम दिखाई देती है। तो हम लोग बात कर रहे हैं इस एरिया के बारे में। अब इसमें अंडमान निकोबार भी प्रभावित होगा चक्रवातों से, होता भी है। तो जो चक्रवात इनको प्रभावित करता है वह चक्रवात क्या है? उस चक्रवात को हम लोग कहेंगे उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात ऐसी चीज है जिस पर बहुत सारा रिसर्च होता रहता है, बहुत सारी घटनाएं आपने पढ़ी होंगी, लेकिन जो हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से महत्वपूर्ण पक्ष होता है, जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी होता है, हम लोगों को बस उतने पर ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि रिसर्च वाला पार्ट या विद्वता वाला पार्ट यूपीएससी में देखा नहीं जाता है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात को हम लोग जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं, यह मानते हुए कोशिश करते हैं कि आपने इसको पहले से समझा है, लेकिन थोड़ा सा एंगल, डायमेंशन या हो सकता है अप्रोच अलग हो, तो उसको भी हम लोग यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, अब देखते हैं कि यह इसकी संकल्पना क्या है। दूसरा, इसकी उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार कारक या उत्पत्ति के लिए आवश्यक दशाएं। फिर देखते हैं इसका प्रभाव, फिर भारत में प्रभावित क्षेत्र, और फिर इनका देखेंगे हम लोग प्रबंधन। इतने सारे एंगल से हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे, चक्रवात की परिभाषा से लेके चक्रवात के प्रबंधन तक के हिस्से को देखने की कोशिश हमारी रहेगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या है या किसे कहते हैं। तो इसके लिए हमें ये जान लेना जरूरी है कि चक्रवात ही किसे कहते हैं, साइक्लोन ही किसे कहते हैं। तो साइक्लोन दरअसल एक लो प्रेशर सिस्टम होता है। लो प्रेशर सिस्टम, जिसको ऐसे हम लोग दर्शाते हैं, एल लिखा, उसको एक सर्कल में डाल देते हैं, तो इससे पता चल जाता है कि लो प्रेशर हम लोग दर्शा रहे हैं। और जब कहीं एच लिखकर ऐसे घेर देते हैं तो इसको हाई प्रेशर कहा जाता है। हाई प्रेशर और लो प्रेशर की ही कहानी पूरी वायुमंडल में चलती रहती है। जहाँ पर हाई प्रेशर होगा वहाँ से हवा बाहर निकलेगी, और जहाँ पर लो प्रेशर होगा उस तरफ हवा अट्रैक्ट होगी, उस तरफ हवा खींची हुई चली जाएगी।
जो टंकी होते हैं, जैसे मान लीजिए ये 2 टंकी है और एक में पानी यहाँ तक भरा हुआ है और दूसरे वाले टंकी में पानी यहाँ तक भरा हुआ है। दोनों को हमने एक पाइप से जोड़ दिया है। पाएंगे कि इधर वाले टंकी का पानी इस पाइप के थ्रू इस टंकी में तब तक चलेगा जब तक दोनों की स्थिति बराबर नहीं हो जाती। ठीक यही वायुमंडल में होता है। वायुमंडल के जिस हिस्से में हाई प्रेशर बना रहता है वहाँ से हवाएं उस दिशा में जाती हैं, उस क्षेत्र में जाती हैं, उस स्थान पर जाने की कोशिश करती हैं जहाँ पर लो प्रेशर बना हुआ होता है, जहाँ पर निम्न वायुदाब का निर्माण होता है। लो प्रेशर सिस्टम है चक्रवात। और लो प्रेशर सिस्टम कैसा है? जिसके चारों तरफ, मतलब कि दिस इज द लो प्रेशर सिस्टम बीइंग सराउंडेड बाय द हाई प्रेशर आइसोबार्स, यानी कि उच्च दाब की समदाब रेखाओं द्वारा घिरा होता है। इसका मतलब हो गया कि इसके केंद्र में लो प्रेशर रहेगा और इसके आजू बाजू, इसके किनारों पर हाई प्रेशर रहता है और इसी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ये हवाएं चलती। अगर ऐसी घटना मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में होता है, 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में होता है, तो इसको कहेंगे, इस तरह से उत्पन्न चक्रवात को कहते हैं शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात या मध्य अक्षांशीय चक्रवात। और ऐसी अगर फिनोमिना हमें देखने को मिलती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, यानी कि कर्क रेखा, मकर रेखा के आसपास के क्षेत्रों में, तो उसे हम लोग कहते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो चक्रवात एक लो प्रेशर सिस्टम होता है। अब उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होता है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होता है? देखिए, वायुमंडल की एक प्रणाली है, दिस इज एटमॉस्फेरिक सिस्टम। यह एक ऐसी वायुमंडलीय प्रणाली है जिसका विकास हमेशा उष्णकटिबंधीय महासागरों में होता है। उष्णकटिबंधीय महासागरों में होता है। इस सिस्टम के, इस प्रणाली के केंद्र में निम्न वायुदाब वृत्ताकार या अंडाकार उच्च वायुदाब की समदाब रेखाओं से घिरा होता है। अर्थात इस प्रणाली के केंद्र में निम्न वायुदाब और इस प्रणाली की परिधि पर उच्च वायुदाब उत्पन्न होता है। परिणाम स्वरूप वायु का प्रवाह परिधि से केंद्र की ओर होता है। और जब परिधि से केंद्र की ओर चलने वाली हवाओं की गति 32 मीटर प्रति सेकंड से अधिक हो जाती है, 33 मीटर प्रति सेकंड से अधिक हो जाती है, तो उससे हम लोग चक्रवात का नाम देते हैं। उससे हम लोग उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम देते हैं। ये सब किताबी बातें हैं, लिखी हुई होती हैं, परिभाषा आपने पढ़ी होगी, परिभाषा यही होती है। अब लिखने मैं चलूँ तो पूरे बोर्ड पर ये परिभाषा लिखता ही रह जाऊंगा कि इसको रिप्रेजेंटेटिव तरीके से, इसको ऐसे तरीके से जैसे इसको रिप्रेजेंट किया जा सके एग्जामिनेशन में, वहां पर इसको कैसे लिखेंगे, कैसे दर्शाएंगे। तो देखिए, सारी बातों का एक ही सार है। सार ये है कि ये कोई, मान लेते हैं कि उष्णकटिबंधीय महासागरीय क्षेत्र है।
जो भी चीजें हम लोगों ने अभी तक लिखी, वहां पर केंद्र में लो प्रेशर विकसित हो गया है और इस लो प्रेशर के आसपास आजू बाजू हाई प्रेशर विकसित हुए हैं। भाई हाई प्रेशर लो प्रेशर सब कंपैरेटिव ही होते हैं, तो हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर है, राइट। इस तरीके की ये समदाब रेखाएं विकसित हुई, ये समदाब रेखाएं विकसित हुई, यही चक्रवात होता है, इसी को चक्रवात कहते हैं। कब कहेंगे? तब कहेंगे जब चक्रवात, अब इसमें क्या होगा कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा चलती है। जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ यानी कि परिधि से केंद्र की ओर चलने वाली हवाओं की गति 32 मीटर प्रति सेकंड से अधिक यानी कि 33 मीटर प्रति सेकंड या उससे भी ज्यादा हो जाती है, तो उसे हम लोग कहते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। यदि परिधि से केंद्र की ओर चलने वाली वायु की गति इससे 16 मीटर प्रति सेकंड से, तो उसे कहेंगे उष्णकटिबंधीय अवदाब। अवदाब को कहते हैं डिप्रेशन। मीटर प्रति सेकंड से लेकर 32 मीटर प्रति सेकंड तक है, तो उसे कहेंगे उष्णकटिबंधीय तूफान, ट्रॉपिकल स्ट्रॉम। और यदि इसकी गति 32 मीटर प्रति सेकंड से अधिक है, तो इसे कहेंगे उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो शर्त क्या है? 32 मीटर प्रति सेकंड का मतलब हो जाता है 32 × 18/5 आप कर लोगे तो ये किलोमीटर प्रति आवर में ये आंकड़ा निकल कर आ जाएगा। तो लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिक तेज हवाएं जब चलने लगती हैं, तो उसे ही हम लोग कहते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अब जहां जहां उष्णकटिबंधीय महासागर होगा और वहां पर इस चक्रवात के बनने की संभावना हो सकती है। तो विश्व के मानचित्र को अगर हम लोग एक बार उठकेरें तो हमें दिखाई देता है कि ये भारत है, ये अफ्रीका है, होकर आपकी विषुवत रेखा पास होती है इस तरीके से, और लगभग होकर 30 डिग्री की, ये थोड़ा सा ऊपर हो गया, होकर तकरीबन 30 डिग्री की अक्षांश रेखा पास होगी। से यहां पर हो जाएगा आपका दक्षिणी अक्षांश रेखा। कहने का मतलब यह है कि इन्हीं के बीच में ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। तो जब ये चक्रवात जब कभी जापान या फिलीपींस को प्रभावित करते हैं, यहाँ पर भी आएगा। चाइना के क्षेत्र में भी इस तरह के चक्रवात उत्पन्न होते हैं, हिंद महासागर में भी इस तरह के चक्रवात उत्पन्न होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी इस तरह के चक्रवात देखे जाते हैं, यहाँ पर अमेरिका में भी इस तरह के चक्रवात उत्पन्न होते हैं। तो जहां पर इन चक्रवातों की उत्पत्ति होती है वहां पर इनको अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे जब ये मैक्सिको की खाड़ी में या अमेरिका की तरफ उत्पन्न होते हैं तो इनको हरिकेन का नाम दिया जाता है, हरिकेन। इसी तरीके से जापान में उत्पन्न जब होते हैं तो इनको ताइफू, चीन में होते हैं तो टाइफून, भारत में होते हैं तो साइक्लोन, ऑस्ट्रेलिया में होते हैं तो विली विलीज। इस तरह के अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये सब भौगोलिक पक्ष है इसका। हम लोग फिलहाल आपदा की दृष्टि से इसका अध्ययन ही करेंगे। तो देखिए क्या होता है, जब सतह पर लो प्रेशर बन जाता है, समुद्र की सतह पर जब लो प्रेशर बन जाता है और उसके आसपास हाई प्रेशर बना रहता है, तो इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा जाती है, इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा जाती है। हवाओं का अभिसरण होता है। जब दो अलग अलग क्षेत्रों से बहकर हवा एक ही तरफ आती है, एक दूसरे से मिलने लगती है, तो भूगोल में उसको कहते हैं अभिसरण। तो यहाँ पर लो प्रेशर में क्या हो रहा है? अभिसरण होता है, कन्वर्जेंस ऑफ एयर मासेस। तो कन्वर्जेंस होता है, कन्वर्जेंस के बाद ये हवा ऊपर की तरफ उठती है, और हवा ऊपर की तरफ जब उठती है तो इस क्रिया को आरोहण कहते हैं, आरोहण।
जब ये हवा ऊपर की तरफ उठती है तो कहां तक उठेगी भाई? यहां तक मान लेते हैं कि एक क्षोभ सीमा है, आप क्षोभ सीमा है, तो हवा मैक्सिमम यहां तक उठेगी इस तरीके से। तो क्षोभ सीमा के पास हाई प्रेशर का निर्माण होता है। जब कभी हाई प्रेशर, जहां कहीं भी हाई प्रेशर बनता है, वहां से हवा बाहर निकल के जाएगी। हवा की एक दिशा इधर इधर हो सकती है, हवा की एक दिशा इधर हो सकती है। तो जब हवा एक क्षेत्र से अलग अलग दिशाओं में बहने लगती है, यानी कि हवा का जब बंटवारा हो जाता है, हवा अलग अलग चलने लगती है, तो उसे कहा जाता है अपसरण। जब मिलती है तो उसे कहते हैं अभिसरण, जब अलग होती है हवा तो उसे कहते हैं अपसरण। अब देखिए यहाँ पर अपसरण हो गया, उसके बाद इस क्षेत्र में आकर हवा नीचे उतरती है, नीचे उतरने को कहते हैं अवरोहण। इस क्षेत्र में हवा नीचे उतरेगी, इसको कहते हैं अवरोहण। तो कायदे से यही चक्रवात है आपका। इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे, बस ये 2-3 टर्म आपको बताना था। अभिसरण क्या होता है, अपसरण क्या होता है, आरोहण क्या होता है, और अवरोहण क्या होता है। तो जहां पर लो प्रेशर होगा वहां पर अभिसरण होगा, जहां पर हाई प्रेशर होगा वहां पर अपसरण होगा। हवा जब ऊपर जाएगी तो आरोहण होता है, हवा जब नीचे जाती है तो अवरोहण होता है। अवरोहण को डिसेंडिंग एयर कहते हैं, आरोहण को असेंडिंग एयर कहते हैं, अपसरण को डाइवर्जेंस कहते हैं, अभिसरण को कन्वर्जेंस कहते हैं। ये सारे टर्म्स आपको याद होने चाहिए। अब देखते हैं कि चक्रवातों के विकास के लिए क्या हर वह महासागर जो थोड़ा सा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, क्या हर महासागर पर हमेशा चक्रवात बनते हैं? उत्तर है कि नहीं बनते हैं, क्योंकि चक्रवातों के विकास के लिए कुछ दशाओं का होना जरूरी होता है, कुछ कंडीशंस का होना एसेंशियल होता है, मैंडेटरी होता है। बिना उन कंडीशंस के वह चक्रवात उत्पन्न हो ही नहीं सकते। तो आखिर कौन कौन सी दशाएं? उत्पत्ति की दशाएं, उत्पत्ति के लिए आवश्यक दशाएं। उत्पत्ति के लिए आवश्यक दशाएं। तो देखिए सबसे पहले ऊष्मा, ऊर्जा। किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। आपके शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए, आपके मशीन को चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए, आप जिस गाड़ी से चलते होंगे उसके लिए एनर्जी चाहिए, आप जिस घर में रहते होंगे वहां पर एनर्जी की जरूरत पड़ती है, भोजन बनाते हैं तो भी एनर्जी की जरूरत है। यह एनर्जी अलग अलग जरूरतों को अलग अलग रूपों में पूरा करती है। जैसे आप जब भोजन करते हैं तो आपको एनर्जी मिलती है। मशीन में जब ईंधन डालते हैं, तेल डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं, तब जाके उसको ईंधन मिल पाता है, ऊर्जा मिल पाती है। तो यहाँ पर ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा इनको मिलती है संघनन जब होता है, संघनन की गुप्त ऊष्मा से। गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा तब निकलती है जब संघनन होता है। संघनन तब होगा जब कहीं वाष्पीकरण होगा। और वाष्पीकरण कहां से होगा भाई? तो वाष्पीकरण होता है पानी से, सागर से, जल से। तो वाष्पीकरण के लिए पानी का गर्म होना जरूरी होता है, तो उसे कहते हैं सागरीय, से कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय सागर, उष्णकटिबंधीय महासागर, जिसका तापमान कम से कम 27 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और गहराई 60 मीटर के आसपास होना चाहिए। सॉरी, क्या है वाष्पीकरण की टेक्निकल परिभाषा? क्या होती है वाष्पीकरण की? जो टेक्निकल परिभाषा ये होती है उसको हम लोग कहते हैं कि व्हेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉलिंग ऑन द सरफेस ऑफ is exceeded by the number of molecules leaving the surface of water, the condition or the phenomena is known as evaporation. जब जल की सतह को छोड़कर जाने वाले अणुओं की संख्या ज्यादा हो जाती है तो वह प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। अब वाष्पीकरण होने के लिए जरूरी है, देखिए दो चीजें हैं। एक ये जल की सतह है, ये जल की सतह है, इसके ऊपर हवा चलती है, लीजिए कि हवा चल रही है ऐसे, तो हवा ही तो पानी को उड़ा कर ले जाएगी कहीं ना कहीं। पानी को उड़ाने का काम हवा ही करती है, लेकिन ये हवा कैसे उड़ा के ले जाएगी? या तो हवा गर्म हो या पानी गर्म हो, दोनों गर्म, जितना ज्यादा दोनों में गर्मी होगी उतना ही वाष्पीकरण ज्यादा होगा। लेकिन फिर भी जब पानी का तापमान ज्यादा रहता है तो वाष्पीकरण की क्रिया ज्यादा होती है। पानी का तापमान जब ज्यादा होता है तो वाष्पीकरण की क्रिया ज्यादा होती है। अब इसमें एक टर्म आया है गुप्त ऊष्मा। मेरे ख्याल से आप समझते भी होंगे गुप्त ऊष्मा को, और नहीं समझते होंगे तो यहाँ पर समझ भी लीजिए। गुप्त ऊष्मा का मतलब होता है कि वह ऊष्मा जो दिखाई नहीं देती है या जिसकी वजह से तापमान में कोई प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन पदार्थ की जो अवस्था होती है वह बदल जाती है। जैसे अगर मान लीजिए मैं अपनी दोनों हथेलियों को जोर जोर से रगड़ूं तो इसमें ऊष्मा पैदा होती है। आप किसी वस्तु को जोर जोर से रगड़ेंगे तो उसमें ऊष्मा पैदा होती है, उसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, उसे कहते हैं गतिज ऊर्जा, जो
प्रत्यक्ष रूप से महसूस की जा सकती है। एक ऊष्मा होती है जो गुप्त होती तो है लेकिन गुप्त होती है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं लेटेंट हीट। जैसे अब पानी को गर्म करते हैं, तो पानी को गर्म करने की प्रक्रिया में पानी के जो मॉलिक्यूल पास पास रहते हैं, जब आप इसको गर्म करेंगे तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी बढ़ जाती है, यानी कि यह जो जल था, यह द्रव था, अब वह गैसीय अवस्था में बदल चुका है या वाष्प में बदल चुका है। यही प्रक्रिया कहलाती है वाष्पीकरण। तो जब आप जल को गर्म करते हैं यानी कि हीट दे रहे हैं, तो यह हीट क्या करेगी? यह हीट इनके मॉलिक्यूल के बीच के डिस्टेंस को बढ़ा देगी, और मॉलिक्यूल के बीच के डिस्टेंस को बढ़ाने में जो हीट लगेगी उसी ऊष्मा को कहते हैं हम लोग गुप्त ऊष्मा। बीच के डिस्टेंस में वृद्धि होगी तो यानी कि इस पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि पहले यह पदार्थ द्रव था और अब यह पदार्थ गैस हो गया है। पहले यह जल था, अब यह वाष्प या भाप बन चुका है। इसी तरीके से जब वाष्प को वापस जल में तब्दील करना होगा तो इसको ठंडा करना पड़ेगा, यानी कि ऊष्मा निकालना पड़ेगा। ऊष्मा निकालेंगे हम लोग। जब इसमें से ऊष्मा को कम कर दिया जाएगा, इसके तापमान को कम करते हैं, हीट को निकालते हैं, बाहर करते हैं, तो इसके अणुओं के बीच की दूरी घटने लगती है। क्योंकि देखो, ये मान लो अणु है, अब इन अणुओं के बीच की अगर दूरी हमें बढ़ानी है तो कोई ताकत लगानी पड़ेगी। यह लगने वाली ऊर्जा ही गुप्त ऊष्मा कहलाती है। अगर फिर से इस गुप्त ऊष्मा को हमने निकाल दिया तो ये अणु वापस पास आ गए, फिर इनके बीच में हमने ये जोर लगाया तो इनके बीच में गुप्त ऊष्मा लगी, छोड़ दिया, पास में आ गए। तो वाष्प जब वापस जल में तब्दील होता है तो यही गुप्त ऊष्मा निकलती है, और जब गुप्त ऊष्मा निकलती है तो आसपास की हवाओं को और गर्म करती है। यही ऊर्जा का मुख्य रूप से सोर्स होते हैं, स्रोत होते हैं इन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों। या सीधा समझिए, आपको बात समझ में आ जानी चाहिए कि सिस्टम को चलाने के लिए, चक्रवात को चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा मिलती है इनको संघनन की गुप्त ऊष्मा से। उसके लिए संघनन का ज्यादा होना जरूरी है, और संघनन के ज्यादा होने के लिए वाष्पीकरण का ज्यादा होना जरूरी है। संघनन और वाष्पीकरण एक दूसरे के विपरीत प्रक्रियाएं हैं, क्रियाएं हैं। वाष्पीकरण का मतलब होता है जल का वाष्प में बदलना, और वाष्प का पुनः जल में बदलना, यह संघनन है। तो भाई वाष्प रहेगा तभी तो जल में बदलेगा, जल वाष्प में बदलेगा। और वाष्प कहां से आएगा? वाष्पीकरण की प्रक्रिया से आएगा। और वाष्पीकरण की प्रक्रिया कहां से होगी? जल की सतह से होगी। तो जल के तापमान का ज्यादा होना जरूरी हो जाता है। नीचे से पढ़ेंगे तो जब सागर का तापमान, सागरीय जल का तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो जाता है तो उसमें वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज हो जाती है। वाष्पीकरण की जब प्रक्रिया तेज हो जाएगी तो संघनन की क्रिया ज्यादा